नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है मनी सेंट्रल का। हर रोज की तरह मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू की जाए उससे पहले आप देखिए ऑन द शो आज कौन सी बड़ी खबरें, कौन से बड़े मुद्दे हमारे मनी सेंट्रल का हिस्सा हैं। शुरुआत होगी, मंडियों में अचानक क्यों बढ़ी गेहूं की आवक, जीएम सरसों को मंजूरी कितनी अहम, क्या बता रहे हैं बैंकों के नतीजे, तमाम प्राइवेट बैंक्स के नतीजे आए, क्या छुपा उन नतीजों में, ये आज पता चलेगा आपको मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट में। क्या शेयर बाजार में आएगी बड़ी बिकवाली, ये तो बन गई चीन वाली दिवाली, और क्यों कमजोर हुआ डॉलर इंडेक्स, बहुत लंबे समय से जिसका इंतजार था, आखिर ऐसा हुआ है, क्यों हुआ है, क्या संकेत हैं, ये सब कुछ आज मनी सेंट्रल में हम डिस्कस करेंगे। शुरुआत गेहूं से। देश में गेहूं की कीमतों में हुई बढ़ोतरी की वजह से मंडियों में गेहूं की आवक बढ़ गई है। अक्टूबर के दौरान गेहूं की आवक 3 साल के ऊपरी स्तर पर पहुंच गई और आवक में बढ़ोतरी ऐसे समय में हो रही है जब उपज पिछले साल कम है। सरकारी आंकड़ों को देखें तो 1 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक देश की कृषि उपज मंडियों में 7 लाख टन से ज्यादा गेहूं की आवक हुई है। पिछले साल पूरे अक्टूबर में 7 लाख टन की आवक रही थी और 2020 के अक्टूबर में तो आवक सिर्फ 5 लाख टन की दर्ज की गई थी। हालांकि 2019 में ये स्थिति बेहतर थी। 19 में अक्टूबर के दौरान कृषि उपज मंडियों में लगभग 8 टन गेहूं की आवक देखने को मिली थी। सर, गेहूं इस समय मंडियों में इतना बिकने आ रहा है, ऐसा क्यों? दो तीन महत्वपूर्ण संकेत मिल रहे हैं खाद्य बाजार की तरफ से। एक तो बाजार में गेहूं की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, इस पर हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। गेहूं की कीमत इस समय 2700 रुपये क्विंटल के आसपास है, बल्कि दक्षिण भारत की मंडियों में 2800 रुपये के आसपास है। इससे संकेत है कि पिछले 2-3 महीनों में बड़े व्यापारियों के पास और किसानों के पास गेहूं भंडार में था और वो बाजार में कीमतें बढ़ने का इंतज़ार कर रहे थे। खरीफ की फसल थोड़ी डावाडोल है, बाजार में धान की आवक कम है और इस वजह से गेहूं को लेकर बेहतर संभावना बाजार में दिख रही है, गेहूं की मांग को लेकर, और उसकी वजह से हमें कीमतों में बढ़ोतरी दिख रही है। तो ये शायद निजी स्टॉक्स का जो गेहूं था वो निकलकर मंडियों में आ रहा है। हमें यहाँ ध्यान रखना होगा कि इस साल सरकार गेहूं खरीद का अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर सकी थी और गेहूं की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी बने रहने के संकेत भी मिल रहे हैं। खुदरा बाजार में भी 30 रुपये से 31 रुपये के आसपास गेहूं की कीमत है और इस बढ़ती हुई कीमत और गेहूं की आपूर्ति का जो रिश्ता है वो हमें आटे और गेहूं के बने हुए उत्पादों की कीमतों पर भी दिखाई देगा। जीएम फसलों को मंजूरी देने वाली सरकारी समिति यानी जीईएसी ने जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी जीएम सरसों को एनवायरमेंटल मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के बाद अब अगर सरकार भी इसे मान्यता देती है तो देश में जीएम सरसों की खेती का रास्ता खुल जाएगा और ऐसा होने पर सरसों पहली खाद्य फसल होगी जिसके जीएम स्वरूप की खेती हो सकेगी। सरसों से पहले 2002 में जीएम कपास की खेती को मंजूरी दी गई थी। हालांकि जीएम सरसों को जीईएसी की मंजूरी का विरोध भी हो रहा है। स्वदेशी जागरण मंच इसका विरोध कर रहा है। सर, कितना महत्वपूर्ण है यह फैसला जीएम सरसों को मंजूरी दिए जाने का? भारत में कृषि के दृष्टि से विवादित फैसलों की अगर सूची बनाई जाएगी तो जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों को भारत में इंट्रोड्यूस करना सबसे बड़ा विवादित मुद्दा रहा है और पिछले 25 सालों में 20 सालों में अलग अलग मौक़ों पर अलग अलग चरणों में इसमें विवाद हुआ और बहुत लंबे समय के बाद 2009 के बाद भारत में किसी जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल को तकनीकी कमेटी ने या साइंटिफिक कमेटी ने इन्वायरमेंटल क्लियरेंस दिया है। और इसमें दूसरी बात महत्वपूर्ण समझने की ज़रूरत है कि इससे पहले तक भारत ने जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रयोग जो भी किए थे वो अखाद्य फसलों में किए थे, उसमें खासतौर पर बोलार्ड कॉटन थी, उस पर भी काफ़ी विवाद हुआ था। लेकिन उसके बाद पहली बार मस्टर्ड को यानी सरसों को, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों है, उसके प्रयोग की मंजूरी दी गई है। सरकार ने स्पष्ट रूप से नहीं कहा है इसको कि इसे कमर्शियल इजाज़त दी जाएगी कि नहीं, लेकिन इस अचानक आई इस मंजूरी के पीछे तिलहन की फसल को लेकर चिंताएं दिखती हैं, क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल आने से उत्पादन में बढ़ोतरी होगी और सरकार ये चाहती है कि भारत में तिलहन का उत्पादन बढ़े, क्योंकि इस पर के आयात पर विदेशी मुद्रा जाती है, तो उसका ये कि उस तरफ आगे बढ़ने का एक कदम है। हाँ, इसका पूरा इतिहास इतना विवादित रहा है, खासतौर पर जीएम ब्रिंजल जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड सब्जी थी जिसका प्रयोग करने की कोशिश की गई थी और उसके बाद मामला कोर्ट में गया था और तत्कालीन सरकार ने उसका प्रयोग और रोक दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं है, इस कमेटी ने कुछ और आगे बढ़कर काम किया है। इस कमेटी ने जो फैसला दिया है जिसमें सरसों को एनवायरमेंटल क्लियरेंस दी है, उसके साथ जेनेटिकली मॉडिफाइड पोटैटो, बनाना और रबर के फील्ड ट्रायल्स की मंजूरी भी दी है। यानी अगर खाद्य फसलों की एक पूरी श्रृंखला देखी जाए तो उसमें एक तिलहन है, उसमें एक सब्जी है और उसमें एक फ्रूट है और इसके साथ उसमें एक कैश क्रॉप है। यानी भारत में धीमे धीमे
तमाम विरोधों के बावजूद, खासतौर से सरकार का जो वैचारिक संगठन है स्वदेशी आंगन मंच, उसका विरोध करता रहा, उसके बाद भी सरकार की तकनीकी कमेटी इस बात पर आश्वस्त है कि भारत में जीएम फसलों के प्रयोग का या जेनेटिकली मॉडिफाइड खाद्य उत्पादों के इस्तेमाल का और उनके उत्पादन को शुरू करने का वक्त आ गया है। सर, अब इसमें आगे बाधाएं क्या हैं? क्या आपको लगता है कि ये प्रैक्टिकल पॉसिबल हो पाएगा, या आपको लगता नहीं इसमें भी बड़ी अड़चनें हैं? अड़चनें दो हैं। पहला अड़चन ये कि अगर आप थोड़ा पीछे जाकर देखें तो 2009 में जब तत्कालीन सरकार थी, हालांकि इससे पहले भी 2002 में भारत में जेनेटिकली मॉडिफाइड खेती की शुरुआत भी तत्कालीन भाजपा सरकार ने कराई थी। 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने कॉटन के इस्तेमाल की, जीएम कॉटन के इस्तेमाल की और उसके कॉमर्शियल प्रोडक्शन की छूट दी थी। उसके बाद दूसरा जो मामला आया वो 2009 में आया जब जीएम ब्रिंजल आया, और उसके बाद देश के पर्यावरण संगठनों ने, स्वदेशी संगठनों ने और बहुत सारे जो एनजीओज थे उन्होंने उसका विरोध किया। फिर मामला कोर्ट तक गया और बाद में सरकार ने फैसला लेकर इसके ट्रायल्स रोक दिए। तब से 2009 के बाद अभी तक ये मामला यहाँ अटका रहा। प्रोसेस ये है कि विरोध शुरू हो गए हैं। अगर हम पुराने किस्सों को याद करें तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। 2006 में जब एंटी जीएम एक्टिविस्ट लेकर गए थे, 2010 में अंततः सरकार को फिर इसके फील्ड ट्रायल्स रोकने पड़े थे ब्रिंजल को लेकर। 2012 में एक संसदीय समिति ने इसमें दखल दिया था। ये सब पुराने किस्से इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि ये सारी चीजें हो सकता है जीएम सरसों के साथ भी सामने आए। एक संसदीय समिति भी थी जिसने इसके फील्ड ट्रायल्स पर रोक लगाई थी। और फिर 2013 में सुप्रीम कोर्ट के एक पैनल ने 10 साल तक का मॉरिटोरियम घोषित किया था जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों के भारत में इस्तेमाल को लेकर। अब अगर उस मॉरिटोरियम के आधार पर देखें तो उसका समय पूरा हो चुका है, यानी जो 10 साल की रोक सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी वो खत्म हो गई। और शायद उसी की तैयारी है कि ये जो टेक्निकल कमेटी है, साइंटिफिक कमेटी है, उसने एक साथ कई सारी फसलों के लिए रास्ता आगे खोल दिया है। अब सरकार अगर इस पर फैसला लेगी, क्योंकि आधिकारिक रूप से इसके कॉमर्शियल इस्तेमाल का, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों की खेती शुरू करने का फैसला सरकार को लेना पड़ेगा कॉमर्शियल तौर पर। दूसरी महत्वपूर्ण हर्डल बीजों की आपूर्ति और इसकी रॉयल्टी को लेकर है, क्योंकि जो कंपनियां भारत में जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों की बिक्री करेंगी या सरसों की बिक्री करेंगी, उस बीज की कॉस्ट क्या होगी, उसकी रॉयल्टी का भुगतान कैसे होगा, ये एक और पहलू है जिसके बारे में यदि सरकार कमर्शियली इसे इस्तेमाल करने की इजाज़त देती है तो हमारे सामने आएगा। लेकिन अभी जैसा हम इतिहास में देखते आए, इससे पहले देखा है हमने जेनेटिक जीएम फूड्स को लेकर भारत में एक बड़ा समूह है जो उसका विरोध करता रहा है। उसके विरोध का सामना सरकार कैसे करेगी? क्या उसे पीछे हटाकर भारत में जेनेटिकली मॉडिफाइड खाद्य उत्पादों की खेती शुरू होगी या खाद्य उत्पाद बनना शुरू होंगे? ये महत्वपूर्ण है। लेकिन एक बड़ा शिफ्ट है, भारत की जो रिजर्व्ड पॉलिसी थी जीएम फूड्स को लेकर, उसका बड़ा लिबरलाइजेशन है, जिसकी कम से कम वैज्ञानिक रूप से तो शुरुआत हो ही गई है। चलिए, अब समय मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट का। मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट इस बार है बैंकों के नतीजों पर। कई निजी बैंकों के नतीजे आए हैं। क्या छिपा है इन नतीजों में, क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या दिक्कतें हैं, क्या चुनौतियां हैं, सब कुछ बता रहे हैं आपको संदीप ग्रोवर। दूसरी तिमाही में बढ़िया नतीजों के बल पर बैंकिंग शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। ज्यादातर प्रमुख निजी बैंकों के नतीजे जारी हो चुके हैं। सरकारी बैंकों के नतीजे आने अभी बाकी हैं। हालांकि निजी बैंकों से संकेत मिल रहे हैं कि दूसरी तिमाही बैंकों के लिहाज से बेहतर रहने वाली है। दमदार नतीजों की मुख्य वजह कर्ज की दर का तेजी से बढ़ना है, जबकि जमा की दर उसके मुकाबले कम तेजी से बढ़ी है। इससे बैंकों के एनआईएम यानी ब्याज से आय में सुधार हुआ है। ज्यादातर बैंकों की लोन बुक का बड़ा हिस्सा फ्लोटिंग रेट लोन से जुड़ा हुआ है, यानी रेपो रेट के साथ साथ बैंक की ओर से दिए गए कर्ज भी महंगे होते जाएंगे। कुछ बैंकों ने अपनी कर्ज की मांग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त नकदी का भी इस्तेमाल किया है। यस बैंक को छोड़ शेष सभी निजी बैंकों के नतीजे अच्छे रहे हैं। कोटक बैंक के एनआईएम में सबसे ज्यादा 0.72% का सुधार हुआ है। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक का एनआईएम 0.31%, इंडसइंड बैंक का 0.17% रहा है। बैंकों के लिए एक चिंता की बात यह है कि कर्ज की मांग के मुकाबले जमा की रफ्तार कुछ धीमी है। 4 बड़े निजी बैंकों में एचडीएफसी को छोड़ बाकी बैंकों की डिपॉजिट ग्रोथ लोन ग्रोथ से लगभग आधी है। एचडीएफसी बैंक के मामले में डिपॉजिट ग्रोथ और लोन ग्रोथ के बीच का अंतर कम है। कोटक बैंक की लोन ग्रोथ 25%, जबकि डिपॉजिट ग्रोथ 12% रही है। आईसीआईसीआई बैंक का भी यही हाल है। यहाँ लोन ग्रोथ 23% और डिपॉजिट ग्रोथ 12% रही है।
जबकि छोटे निजी बैंकों में ये ट्रेंड उल्टा है। यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट की डिपॉजिट ग्रोथ लोन ग्रोथ के मुकाबले अधिक है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की डिपॉजिट ग्रोथ 36%, जबकि लोन ग्रोथ 25% की रफ्तार से बढ़ रही है। बड़े बैंकों को जमा आकर्षित करने के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी करनी होगी। इससे आने वाले तिमाहियों में बैंकों के एनआईएम्स पर कुछ असर देखने को मिल सकता है। रिटर्न देने के मामले में सरकारी बैंक निजी बैंकों पर हावी हैं। पीएसयू बैंक इंडेक्स 3.5 साल की ऊंचाई पर कारोबार कर रहा है। मई 2020 के निचले स्तर से इस इंडेक्स में 3 गुने से ज्यादा का उछाल आ चुका है। 2022 में अब तक पीएसयू इंडेक्स 32% से ज्यादा का रिटर्न दे चुका है। रिटर्न देने के मामले में यूनियन बैंक, पीएनबी, कैनरा बैंक और जम्मू कश्मीर बैंक अव्वल रहे हैं। एसबीआई ने 586 रुपए का नया उच्चतम स्तर छुआ है। सरकारी बैंकों में तेजी की वजह दूसरी तिमाही में दमदार नतीजों के साथ साथ निजी बैंकों की तुलना में इनके सस्ते वैल्यूएशन है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की हालिया रिपोर्ट बताती है कि पीएसयू बैंक इंडेक्स ने अपने 5 साल के करेक्टिव फेज से ब्रेकआउट लिया है। यानी इसे ऐसे समझिए कि लंबे समय से इंडेक्स एक दायरे में कारोबार कर रहा था, जिसे तोड़कर बाहर आया है। इसके अलावा सरकारी बैंकों में एनपीए को लेकर के भी चिंताएं कम हुई हैं। मनी 9 के लिए संदीप ग्रोवर की रिपोर्ट। देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी एलआईसी के आईपीओ में पैसा लगाकर लगातार नुकसान उठा रहे कई रिटेल निवेशक अब घाटे में ही शेयर बेच रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो जुलाई से सितंबर के दौरान 2 करोड़ 65 लाख रिटेल निवेशकों ने एलआईसी से अपना निवेश खींचा है। हालांकि एलआईसी के रिटेल निवेशकों में एक वर्ग ऐसा भी है जो अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा रहा है। यही वजह है कि सितंबर तिमाही तक कंपनी के रिटेल निवेशकों की हिस्सेदारी 12.21% से बढ़कर 12.21% हो गई, जो पिछली तिमाही में 11.86% थी। सर, ये विरोधाभास, एक तरफ बेच रहे हैं, दूसरी तरफ हिस्सेदारी बढ़ रही है। एलआईसी के स्टॉक को लेकर बाजार में काफ़ी असमंजस है और हम जब से ये कंपनी बाजार में सूचीबद्ध हुई है और जिस प्राइस पर ये शेयर दिया गया था 595 रुपये का इशू प्राइस था, 904 रुपये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए था। इस समय 595 रुपये का प्राइस है, 904 रुपये रिटेल इन्वेस्टर के लिए था और 889 रुपये पॉलिसी होल्डर्स के लिए था। उसके बाद से ये स्टॉक बाजार में बेहतर परफॉर्म नहीं कर सका और ये एक दिलचस्प और पेचीदा वजह है कि देश की सबसे बड़ी कंपनी जिसके बाजार में सूचीबद्ध होने का ऐसा इंतजार किया जा रहा था और माना जा रहा था कि एलआईसी बेहतर रिटर्न देने वाली कंपनी साबित होगी, ऐसा नहीं हुआ। अब निवेशकों के बीच में 2 तरीके के रुख दिखते हैं। एक वो निवेशक जिनको लगता है कि बाजार में ये स्टॉक अपने इशू प्राइस तक भी शायद जाने में से बहुत लंबा समय लगेगा, वो बाहर निकल रहे हैं। पर बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि अभी एक समय आएगा एलआईसी का जब एलआईसी का स्टॉक बेटर परफॉर्म करेगा। और यही मतभेद हमें जो रिटेल इन्वेस्टर्स के बीच में दिखता है, यही मतभेद शुभम में बाकी विशेषज्ञों के बीच में भी दिखता है या निवेशकों के बीच में भी दिखता है। कुछ विदेशी निवेशक जैसे सिटी का मानना है कि 1000 रुपये तक जाएगा, काफ़ी बुलिश ट्रेंड है एलआईसी के स्टॉक को लेकर। लेकिन बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, जिन्होंने एलआईसी के स्टॉक में बिकवाली की है और उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी शेयर बाजार की स्टार तो नहीं ही है। ये बात उसके लिस्टिंग के बाद के परफॉर्मेंस के बाद से दिखाई देती है। प्री आईपीओ निवेशकों और प्रमोटर्स के करीब 20 से 25 हज़ार करोड़ रुपए के शेयर इस साल के अंत तक बाजार में बिकने आ सकते हैं। पिछले साल नवंबर और दिसंबर के दौरान कई कंपनियां शेयर बाजार में लिस्ट हुई थी। ऐसी अधिकतर कंपनियों के शेयर का भाव आईपीओ भाव से नीचे है और लॉक इन होने की वजह से प्री आईपीओ निवेशक और प्रमोटर ऐसी कंपनियों में शेयर नहीं बेच पा रहे थे। अब ऐसा माना जा रहा है कि 1 साल पूरा होने को है, लॉकिंग पीरियड खत्म हो जाएगा तो अधिकतर प्री आईपीओ निवेशक अपने शेयर निकाल सकते हैं। सर, क्या इतनी बड़ी मात्रा में शेयरों की बिकवाली संभव है बाजार में? बाजार इन कंपनियों के स्टॉक्स को लेकर गहरे दबाव में, जैसे हमने नायका को देखा कि नायका का स्टॉक 2 दिन पहले अपने आईपीओ के लेवल से भी नीचे चला गया, फिर उसके बाद पॉलिसी बाजार का और डिलीवरी का प्राइस भी तेजी से गिरा। अब जितनी बड़ी मात्रा में, जितनी बड़ी संख्या में शेयर बिकने के लिए आ रहे हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण पहलू देखने वाली बात होगी कि अधिकांश वो कंपनियां जिनके प्रमोटर्स को का जो लॉक इन खत्म हो रहा है, ऐसी करीब 14 के आसपास कंपनियां हैं जो दिसंबर तक जिनके लॉक इन खत्म हो रहे हैं और उनके प्रमोटर्स को अपने शेयर बेचने की छूट मिलेगी, क्या वो
आईपीओ प्राइस से नीचे अपने स्टॉक्स बेचने को तैयार होंगे, इतना नुकसान उठाकर बेचने को तैयार होंगे। और यही शायद एक महत्वपूर्ण वजह है कि बाजार में बड़ी बिकवाली आने की संभावना कम दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी वो वैल्यूएशन नहीं है उनके पास जिन वैल्यूएशन के बेस पर वो बिकवाली कर सकें। और इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे बाजार में मान रहे हैं, मेरी कई लोगों से बात हो रही थी तो बहुत सारे लोग ऐसा मान रहे हैं कि ये हैं 20,000 से 25,000 करोड़ वर्थ स्टॉक्स सेल के लिए हैं, यानी वो ओपन होंगे अगर वो चाहेंगे कि वो प्रमोटर्स बेचें, लेकिन वो शायद अभी कुछ समय तक इसे होल्ड करना चाहेंगे, क्योंकि जब तक स्टॉक में एक बेटर रिटर्न नहीं आता, कम से कम आईपीओ से उनको आईपीओ से कुछ डिस्काउंट पर स्टॉक्स मिलते हैं, प्रमोटर्स को करीब 25 से 30% डिस्काउंट पर मिलते हैं, लेकिन स्टॉक्स की गिरावट आईपीओ प्राइस से काफ़ी नीचे है। तो बाजार में थोड़ा इन कंपनियों की कीमतों में बढ़ोतरी का इंतजार किया जाएगा और इसका पूरा असर हमें इन स्टॉक्स के सेंटीमेंट पर दिखाई दे रहा है। सर, ये पूरा केवल एक दो स्टॉक्स की बात ना करें, पूरा जो स्टार्टअप टेक स्पेस है इसकी ही स्थिति खराब होती जा रही है। आपको लगता है कि ये संकट शायद वही टेक के जो पूरा संकट है, स्टार्टअप का संकट है, वही यहाँ तक पहुंचा? हाँ, उसका बड़ा असर हमें दिख रहा है और आज हम अपने कार्यक्रम में इस पर बाद में बात भी करेंगे। पूरे टेक स्पेस में पिछले 8-9 महीने में काफ़ी कुछ नेगेटिव ट्रिगर्स आए हैं। हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेक कंपनियों के रिजल्ट्स खराब होते देखे हैं, स्टार्टअप्स को फंडिंग मिलना बंद हो चुकी है। दूसरी चीज़ है कि भारत का स्टार्टअप स्पेस आमतौर पर कंजम्पशन ड्रिवन है। ज़्यादातर स्टार्टअप कंपनियां उन क्षेत्रों पर फोकस करती हैं जहां लोगों की उपभोक्ता की खपत है, जैसे आप नायका को लें, जोमेटो को लें या बाकी कंपनियों को लें जो कंपनियां शेयर बाजार में सूचीबद्ध हुई हैं। क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में स्लो डाउन है, तेज गिरावट की संभावना है, डिमांड नहीं है और महंगाई ज़्यादा है, तो हमें इस पूरे स्पेस में जो प्योर कंजम्पशन ड्रिवन स्पेस है, जो खपत पर चलता है, वहाँ पहले से ही मंदी का दबाव बनता दिखाई दे रहा है। तो पहला फैक्टर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में टेक मंदी है, जो हमें और गहरी होती दिखाई देगी अगले 6 महीने में। दूसरा असर भारतीय बाजार में खपत आधारित डिमांड नहीं है, डिमांड मार्केट में नहीं दिख रही, कंजम्पशन की डिमांड नहीं दिख रही जो उन कंपनियों के लिए जो बाजार में सूचीबद्ध है। और तीसरी और बड़ी बात यह कि सेबी जिस तरह से स्टार्टअप को लेकर नियमों में बदलाव कर रही है, उसके बाद तमाम निवेशकों को यह भरोसा नहीं हो पा रहा है कि स्टार्टअप्स के पूरे कामकाज में और उनके मुनाफे के जो दावे हैं या जो उनकी संभावनाएं हैं वो उसे पूरा कर पाएंगे। और आमतौर पर मौजूदा परिस्थिति में कोई भी स्टार्टअप कंपनी जो बाजार में सूचीबद्ध है, उसके प्रॉफिट को लेकर अब लोग बहुत ज़्यादा आश्वस्त नहीं। ये 3 चीज़ें एक साथ हैं जिनके बीच में ये वैल्यूएशन की खींचतान भी शुरू हो गई और प्रमोटर्स कोटे के शेयर बिकने की खिड़की भी खुलने वाली है। भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगातार बढ़ रहा है। हालांकि इस व्यापार में चीन से भारत को होने वाला निर्यात बढ़ा है, जबकि भारत से चीन को हुए निर्यात में गिरावट देखने को मिली है। चीन के कस्टम विभाग के आंकड़े देखें तो इस साल जनवरी से सितंबर के दौरान दोनों देशों के बीच करीब 103.6 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। इस 103.6 अरब डॉलर के व्यापार में 89.7 अरब डॉलर, यानी कि अगर उधर आप 103 मान लीजिए तो उसमें से 89 अरब डॉलर का तो एक्सपोर्ट केवल चीन ने भारत को किया है, जो पिछले साल के मुकाबले 31% ज़्यादा है। वहीं जनवरी से सितंबर के दौरान भारत से चीन को सिर्फ 14 अरब डॉलर का निर्यात हुआ है, जो पिछले साल के मुकाबले 36% कम है। सर, मोटे तौर पर ये आंकड़े क्या बताते हैं? इन आंकड़ों के 2 हिस्से हैं और इन आंकड़ों को करीब से समझना हमारे लिए ज़रूरी है। इसका दूसरा हिस्सा हम आगे पहले समझेंगे। मोटे तौर पर ये आंकड़े हमें बता रहे हैं कि भारत से चीन का निर्यात 100 बिलियन डॉलर, 100 अरब डॉलर से ऊपर पहुंच रहा है, और जबकि भारत चीन से कच्चे तेल या किसी तरीके के एनर्जी स्रोत का आयात नहीं करता। ये स्पष्ट रूप से बताता है कि तमाम कोशिशों के बाद पिछले 2-3 साल में अभी वो सारे उद्देश्य पीएलआई देने के, भारत में फैक्ट्रीज लगाने के उद्देश्य फलित होते नहीं दिखाई दे रहे हैं। भारत की चीन पर निर्भरता उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है आयात के लिए। प्रमुख आयात कौन से हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स। अब आप गौर से भारत की पीएलआई पॉलिसी और चीन पर बढ़ती आयात निर्भरता को सामने रखकर देखें तो आपको दिखाई देगा कि जिन क्षेत्रों में भारत ने पीएलआई में निवेश आमंत्रित किया है, वहां चीन पर अभी निर्भरता बढ़ रही है। शायद आगे आने वाले समय में भारत की निर्भरता कम हो, लेकिन इंडस्ट्रियल मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स, प्लास्टिक, मेडिकल इक्विपमेंट्स, फर्टिलाइजर्स, ऑटोमोबाइल के पुर्जे, केमिकल प्रोडक्ट्स, आयरन एंड स्टील के प्रोडक्ट, ये बड़े इंपोर्ट हैं जिनमें लगातार बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। और अब हम अगर भारत के समग्र व्यापार घाटे की रोशनी में देखें, शुभम मंथली व्यापार घाटे की रोशनी में देखें और चीन के साथ पिछले 9 महीने के व्यापार आंकड़े को देखें, तो भारत के व्यापार घाटे में 1/4 हिस्सा, लगभग 1/4 से ज़्यादा हिस्सा चीन का अकेले चीन के साथ व्यापार घाटे का है। और अगर भारत की पूरी ओवरऑल एक्सपोर्ट बास्केट में देखें जो करीब 600 बिलियन डॉलर के आसपास की है, तो उसमें सबसे बड़ा हिस्सा चीन का है। इंपोर्ट बास्केट देखें, आयात का पूरा बास्केट देखें, तो अगर पिछले साल के आंकड़े से देखें तो उसमें सबसे बड़ा हिस्सा चीन का है। और जबकि
इसके बाद जो दूसरे दूसरे बड़े आयात हैं वो पेट्रोल और एनर्जी के हैं जो अन्य देशों से होते हैं। ये पूरा का पूरा भारत और चीन का व्यापार स्ट्रक्चर भारत के लिए गहरी चुनौती और चिंता की विषय है। और उसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि ये लगातार बढ़ रहा है। ये असंतुलन, व्यापार का संतुलन और संतुलन का पक्ष भारत के चीन के पक्ष में लगातार बढ़ता जा रहा है। यानी उन सारी चीज़ों पर भारत की निर्भरता बढ़ रही है। इसके बावजूद जबकि भारत में इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ाई गई हैं, आयात को डिस्करेज करने की कोशिश की गई है। सर, कमजोर रुपए की रोशनी में अगर देखें तो ये भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? ये दूसरा सबसे बड़ी बात। और भारत और चीन के आयात के ट्रेड के आंकड़ों की जो सबसे चिंताजनक पहलू है जो इस बार हमें दिखाई दिया वो ये कि पहली बार कई दशकों में, आई थिंक मुझे लगता है कई साल हो, कई लंबा समय हो गया होगा जब पहली बार हम भारत को से चीन को निर्यात में नेगेटिव ग्रोथ देख रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि भारत से चीन के निर्यात में इतनी तेज गिरावट आई हो। अगर आप जुलाई के आंकड़े देखें और उसके बाद के आंकड़े देखें, भारत का से चीन का निर्यात कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। और यहाँ चीन के अपने बाजार में भारत की दखल लगातार घटती चली जा रही। मतलब लास्ट टाइम हमने जब 2019 में ही केवल देखा था, लेकिन वो कोविड का दौर था। उससे पहले के अगर साल देखें तो भारत व्यापार संतुलन चीन के पक्ष में था, पर भारत का निर्यात भी 12%, 13% की दर से चीन को बढ़ रहा था। लेकिन उस साल, जिस साल पेंटअप डिमांड है, जिस साल दुनिया में मांग बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है, भारत का निर्यात चीन को करीब 31% से लेकर अब 36% तक गिरा है, जबकि इंपोर्ट इससे कम से कम 3 गुना ज़्यादा गति से बढ़ रहे हैं। यहां भारत के निर्यातों की प्रतिस्पर्धा चीन के मामले में 2 वजह दिखाती है। एक तो भारत के निर्यात कॉम्पिटिटिव नहीं है अपने सबसे कॉम्पिटिटिव पार्टनर की रोशनी में। दूसरा ये कि रुपए की कमजोरी के बाद भी भारत चीन के बाजार को भेदने में सफल नहीं हो पाया। यहां जो तर्क बार बार दिया जाता है भारतीय मुद्रा की अन्य प्रतिस्पर्धी मुद्राओं के संदर्भ में मजबूती का, वो तर्क यहां पर थोड़ा सा कमजोर पड़ता दिखाई देता है। दूसरी, तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह कि चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार ही नहीं है। चीन कई मामलों में भारत का व्यापार प्रतिस्पर्धी भी है, कॉम्पिटिटर भी है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में। और वहां युआन की कमजोरी भारत के निर्यात को प्रभावित कर रही। धीमे धीमे $100 बिलियन, इस साल तो $100 बिलियन अभी हो गया है। अभी तो 5-6 महीने का समय बाकी है। भारत और चीन का कारोबार इस साल ओवरऑल कारोबार $125 बिलियन के आसपास पहुंच सकता है, ऐसी संभावना दिखाई दे रही। भारत को इस बात पर ध्यान देना होगा कि कहीं यह व्यापार पूरी तरह एक तरफा ना हो जाए। अगर भारत का निर्यात गिरता चला गया इस तरह से चीन को, तो पूरी तरह चीन भारतीय बाजार, भारत की निर्भरता तो चीन पर बढ़ेगी ही, भारतीय निर्यातकों के लिए चीन का बाजार और सीमित होता चला जाएगा। इसका एक मतलब यह भी है कि कई सारे और भी देश हैं जिन्होंने भारत से ज्यादा चीन के बाजार को पेनिट्रेट किया है पिछले कुछ महीनों में। अब बात भारत और रूस के व्यापार की। भारत के साथ रुपए में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए रूस के दिग्गज बैंक वीटीबी ने भारत में वॉस्टर अकाउंट खोला है। वीटीबी रूस का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है। वीटीबी से पहले रूस के सबसे बड़े बैंक सबर बैंक ने भी भारत के साथ रुपए में व्यापार के लिए वॉस्टर अकाउंट खोला है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की वजह से रूस के ऊपर कई तरीके के आर्थिक प्रतिबंध लगे हुए, लेकिन इन प्रतिबंधों के बावजूद भारत और रूस का व्यापार बढ़ा है। इस साल अप्रैल से अगस्त के दौरान भारत और रूस के बीच $18 अरब से ज़्यादा का व्यापार हुआ, जबकि पिछले साल इस दौरान $13 अरब का व्यापार हुआ था। क्या सरकार को रूस के साथ व्यापार की संभावना बनती दिख रही है सर? कोशिश जारी है शुभम, लेकिन वो सवाल, 2-3 बड़े सवाल जो लगातार भारत और रूस के बीच ट्रेड को लेकर आ रहे हैं, जो बार बार उभर कर आ रहे हैं। पहली चीज़ तो ये कि भारत के बैंकों को प्रतिबंधों का डर है, वो आश्वस्त नहीं हो पा रहे हैं। दूसरा ये कि भारत के पास रूस को बेचने के लिए तो काफ़ी कुछ है, पर रूस के साथ ट्रेड अब संभव नहीं दिखाई देता है कई वजहों से। तो भारत और रूस के जो रिश्ते हैं वो एक तरफा हैं। दूसरा ये कि रूस को रुपया देकर सामान लेने के बाद रूस उस रुपये का क्या करेगा, उसे कहाँ इस्तेमाल करेगा, ये एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन ये कोशिश हम मार्च से लगातार चलती देख रहे हैं। इन अकाउंट्स में जो वस्त्रों अकाउंट खुले हैं, इन अकाउंट्स के जरिए कितना ट्रेड होता है और किन चीज़ों का ट्रेड होता है, तो हमें समझ में आएगा कि भारत फिलहाल इस रास्ते पर, रूपी ट्रेड के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। क्योंकि सरकार एक तरफ ये भी कोशिश कर रही है कि और भी कई देशों के साथ अगर रूपी में ट्रेड सेटल होता है तो भारतीय निर्यातकों को कुछ अतिरिक्त सुविधाएं या रियायतें दी जाएं। हालांकि ये अभी तय करना मुश्किल है, क्योंकि करेंसी के मामले पेचीदा और कॉम्प्लेक्स होते हैं और दुनिया के देश आमतौर पर डॉलर में ही ट्रेड करना पसंद करते हैं। लेकिन वो शायद केंद्र सरकार कुछ खास देशों के साथ रूपी ट्रेड को प्रमोट करने के लिए निर्यातकों को कुछ थोड़े प्रोत्साहन देगी।
अमेरिका में ब्याज दर बढ़ने की रफ्तार सुस्त पड़ने की संभावना जताई जा रही है, जिस वजह से अमेरिकी डॉलर में नरमी देखने को मिल रही है। डॉलर इंडेक्स करीब 5 हफ्ते के निचले स्तर तक आ गया है। बुधवार को डॉलर इंडेक्स ने 109.55 का निचला स्तर छुआ है। डॉलर इंडेक्स में आई इस नरमी की वजह से भारतीय करेंसी रुपए में कुछ रिकवरी देखने को मिली है। गुरुवार को रुपया 82.15 यानी कि $1 की कीमत 82.15 के स्तर तक देखी गई, जो बीते 5 दिनों में सबसे ऊपरी स्तर है। सर, डॉलर इंडेक्स में कमजोरी क्यों आई? डॉलर इंडेक्स में कमजोरी की दो तात्कालिक वजह हैं। पहली वजह यह कि लंबे समय के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऐसी खबरें थी, कुछ एजेंसियों ने भी इसको रिपोर्ट किया कि चीन के एक सरकारी बैंक ने युआन की कीमत में गिरावट को रोकने के लिए ऑनशोर यानी देश के भीतर और देश के बाहर के बाजारों में बड़े पैमाने पर डॉलर्स की बिकवाली की, यानी युआन को सपोर्ट दिया। चीन लंबे समय के बाद युआन की डॉलर के मुकाबले तेज गिरावट से थोड़ा परेशान दिख रहा है या अपनी करेंसी को थोड़ा सपोर्ट देना चाहता है। उसकी शायद वजह इंपोर्ट्स की महंगाई है और चीन ये नहीं चाहता कि इंपोर्टेड इन्फ्लेशन और आ जाए, जबकि अर्थव्यवस्था में तेज विकास दर में गिरावट आ रही है, ऐसा माना जा रहा है। और चीन को चूंकि अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को तेजी से प्राप्त करना है, इसलिए चीन ने ब्याज दरों में भी बढ़ोतरी नहीं की बल्कि कटौती की है। ऐसी स्थिति में इंपोर्टेड इन्फ्लेशन को रोकने के लिए चीन अपनी करेंसी को थोड़ा सपोर्ट देने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे ही युआन को थोड़ा सा सपोर्ट मिला और उसके बाद बाजार में डॉलर इंडेक्स में थोड़ी बढ़ोतरी दिखाई दी। पर दूसरा और ज़्यादा बड़ा रीज़न पाउंड की मजबूती थी। पाउंड की मजबूती ब्रिटेन में नए प्रधानमंत्री के आने के बाद और उनकी तैयारियों को देखते हुए, और चूंकि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में इतना ज़्यादा गहरा संकट है कि इस परिवर्तन से बाजारों की उम्मीद बनी है कि शायद ब्रिटेन की सरकार अब समझदारी से फैसले लेगी। तो पाउंड की मजबूती के कारण डॉलर इंडेक्स पर हमें दबाव बनता दिखाई दिया और डॉलर इंडेक्स में तेज गिरावट आई। तीसरा और पहलू ये कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक अगले 1-2 दिनों में अपने ब्याज दरों में बढ़ोतरी करने वाला है, यानी डॉलर पर सीधे असर डालने वाली जो तीसरी मुद्रा है, महत्वपूर्ण मुद्रा, वो यूरो है। और जब कोई देश या कोई क्षेत्र अपने यहाँ ब्याज दरों में बढ़ोतरी करता है तो उसकी करेंसी की मजबूती का असर डॉलर पर पड़ता है। और यही वजह थी कि हमने डॉलर में गिरावट या डॉलर इंडेक्स में गिरावट के कारण दुनिया की सभी मुद्राओं को थोड़ा सा रिकवर करते देखा, उनमें रुपया भी शामिल है। सर, एक बड़ी वजह आपने बताई पौंड वाली बात। तो क्या सुनक का जो फिस्कल प्लान है, आपको लगता है कि वो बजट की तारीख अब डिले हो गई है, तो वो पूरी तरह जैसा लाने की कोशिश कर रहे थे कहीं अटक गया है या वैसे ही आएगा? लगता है कि सुनक अपनी शुरुआत में थोड़ा डावाडोल है। कल हम लोगों ने चर्चा की थी और 31 अक्टूबर को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ब्रिटेन की सरकार का आता है उसे आना था, उसे बढ़ाकर 17 तारीख को कर दिया गया है। जो सूचनाएं हमको मिल रही हैं उसमें 2 महत्वपूर्ण उलझनें ऋषि सुनक को परेशान कर रही हैं और जिसकी तरफ बाजार भी देख रहा है, और इसीलिए शायद ये जो बजट का अनाउंसमेंट है और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आना है वो उसको 15 दिन के लिए टाला गया है। पहली महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो पेंशन कंट्रीब्यूशंस हैं, जिसके की ट्रिपल लॉक गारंटी बोलते हैं, वहाँ राज्य महंगाई के साथ जो पेंशन मिलती है लोगों को, उसमें जो बढ़ोतरी की व्यवस्था है ब्रिटेन में, जिसका वादा कंजर्वेटिव सरकार ने किया था, उसका एक बड़ा बिल बजट पर आने वाला है और उसको फिनांस करने के लिए सुनक को अलग से बजट में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ ये कि टैक्सेशन कैसे होगा, कहाँ से अनफंडेड प्लान जो बजट का है उसके लिए फंड कहाँ से आएंगे, इसका कार्यक्रम अभी स्पष्ट नहीं है। और तीसरी चीज़ ये है कि फिलहाल ऋषि सुनक की सरकार ने केवल एक चीज़ की गारंटी जारी रखने की बात कही है, वो बिजली पर दी जाने वाली सब्सिडी है। ये जो 17 नवंबर को स्टेटमेंट आएगा, जिसको लेकर भी और सारी खबरें भी बाहर आएंगी, उस पर बाजारों की निगाह रहेगी, क्योंकि उसके बाद ये पता चलेगा कि कितना घाटा ऋषि सुनक आगे लेकर जाते हैं और उस घाटे को फिनांस करने के लिए और उनकी अपनी योजनाओं के लिए वो बजट और फंड कहाँ से लाते हैं। अमेरिकी डॉलर में आई नरमी की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। ब्रेंट क्रूड का भाव फिर से $96 के ऊपर पहुंच गया। वहीं WTI क्रूड भी $88 प्रति बैरल के ऊपर कारोबार कर रहा है। इस बीच विश्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023 के दौरान कच्चे तेल की कीमतों में 11% की गिरावट आएगी। रिपोर्ट में बताया गया कि 2023 में ब्रेंट क्रूड का औसत भाव $92 प्रति बैरल रह सकता है, जबकि 2024 में औसत भाव $80 रहने का अनुमान है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2023 में कच्चे तेल के साथ साथ नेचुरल गैस और कोयले की कीमतों में भी गिरावट आएगी। सर, एक तरफ विश्व बैंक, दूसरी तरफ ओपेक और तीसरी तरफ IEA, इन तीनों के अनुमानों को अगर हम एक जगह समेटें तो कैसी तस्वीर बनती दिख रही है? तेल के बाजार में परस्पर अंतर विरोधी आंकड़े अनुमान तैर रहे हैं। पहले तेल का बाजार बहुत
दो अलग अलग प्रतिस्पर्धी चीज़ों के बीच मूव कर रहा है। एक तरफ चाइना की मांग कम होने की संभावना है। चाइना में जो आर्थिक विकास दर के आंकड़े आए हैं वो बाजार को इस बात के लिए चिंतित कर रहे हैं कि कच्चे तेल की मांग में गिरावट आएगी। दूसरी तरफ अमेरिका में रिजर्व्स से तेल भी छोड़ा गया है, और दूसरी चीज़ अमेरिका में जो इन्वेंट्रीज हैं वो बेटर हुई हैं तेल की। इन दोनों के बीच कच्चे तेल के भाव ने $95 के आसपास का लेवल फिर हासिल कर लिया है। जो आकलन हमारे सामने उपलब्ध हैं, विश्व बैंक का आकलन है, ओपेक का अपना आकलन है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का आकलन है, उसका मतलब भारत की अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो हमें समझना ज़रूरी है। पहला आकलन का मतलब यह है कि अगले साल भी दुनिया में कच्चे तेल की कीमतें $90 से नीचे नहीं जाएंगी। यानी भारत को कच्चे तेल की कीमतों में 90 से 95 और जो वॉलेटिलिटी उसे जोड़ लें तो 90 से 100 के बीच के रेंज के लिए लंबी तैयारी करनी पड़ेगी, और ये तैयारी भारत सरकार को इस बजट की तैयारी के साथ करनी होगी। विश्व बैंक का नंबर भी यही कहता है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का भी नंबर ये कहता है, और अगर आप ओपेक की तैयारियां भी देखें तो तैयारियां भी कच्चे तेल की कीमत को $90 से ऊपर रखने की, यानी 11% की डिमांड गिरने के बाद भी कच्चे तेल की कीमतों में वो बड़ी गिरावट नहीं आएगी, और उसके अगले साल भी कच्चे तेल की कीमतें $80 के आसपास रहेंगी। यानी भारत का जो सहनीय स्तर है कच्चे तेल के लिए, जहां आप ये मान सकते हैं कि भारत में ईंधन की महंगाई में कमी हो सकती है, वो $60 से $70 पर बैरल के आसपास का है, और शायद इसीलिए आरबीआई ने $100 के आसपास, $95 के आसपास के कच्चे तेल के कीमत को बेंचमार्क किया है। तो जो फलित है इस पूरे घटनाक्रम का वो ये कि ओपेक अमेरिका की तमाम कोशिशों के बावजूद, अगर दुनिया कच्चे तेल की बाजार में सप्लाई बढ़ाने के बावजूद, अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व से भी से सप्लाई बढ़ाने के बावजूद, मांग गिरने की संभावना के बावजूद और मंदी की संभावना के बाद भी, क्योंकि वर्ल्ड बैंक का यह आकलन मंदी की संभावना को समेटते हुए आया, मंदी की संभावना को जो कॉन्ट्रैक्शन दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में आएगा उसे समेटते हुए आया, कच्चे तेल की कीमतें $90 से नीचे जाने की गुंजाइश नहीं दिखाई देती। अमेरिका की दिग्गज टेक कंपनियों के नतीजे अमेरिका में मंदी की आशंका को बढ़ा रहे हैं। सितंबर तिमाही के दौरान अमेरिका की अधिकतर टेक कंपनियों की कमाई अनुमान से कम रही है। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट को $14 अरब का शुद्ध लाभ हुआ है, और राजस्व में होने वाली कमाई सिर्फ 6% बढ़ी है। माइक्रोसॉफ्ट का शुद्ध लाभ 14% घटा है। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा का शुद्ध लाभ भी आधा रह गया है। मंदी की आशंका को देखते हुए सभी कंपनियां या तो अपने यहाँ कर्मचारियों की छंटनी कर रही हैं या फिर नए कर्मचारियों की भर्ती फिलहाल रोक दी गई है। सर, क्या बता रहे हैं टेक कंपनियों के नतीजे? टेक कंपनियों के नतीजे बता रहे हैं कि सारी टेक कंपनियों ने अमेरिका में इस साल अभी तक करीब $2.5 ट्रिलियन के आसपास की मार्केट वैल्यू लूज की है, और 2% से ज़्यादा टेक इंडेक्स नैस्डैक में गिरावट हमें दिखाई दे रही। ये तकनीकी क्षेत्र से मंदी आने का पहला बड़ा संकेत है, जिसमें नौकरियों की कटौती, स्टार्टअप में आने वाली सस्ती पूंजी, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। इसका असर हमें बाकी दुनिया के अन्य देशों की तकनीकी अर्थव्यवस्थाओं पर भी पड़ेगा, और यही वो एक सेक्टर है अमेरिका में खास तौर पर जहां स्पष्ट रूप से भी मंदी के संकेत मिल रहे हैं। बाकी क्षेत्रों में थोड़े मिले जुले मंदी है या महंगाई है, इसके बीच के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इसका असर दुनिया के नौकरियों के बाजार पर काफ़ी खराब पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि केवल भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में टेक सेक्टर ने और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए क्षेत्रों में पिछले 10 साल में सबसे ज़्यादा नौकरियां आई हैं, और उनके साथ नए इनोवेशन, नई तकनीकें, नए विकास हुए हैं। इस सेक्टर में भारत की बड़ी स्टेक्स हैं, भारत के काफ़ी बड़े दांव हैं भारत नौकरियों की दृष्टि से, तकनीकी दृष्टि से। तो नौकरियों के लिहाज से टेक सेक्टर की मंदी अच्छी खबर बाजारों के लिए नहीं है। ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। सर, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम खबरों के विश्लेषण के लिए। आप लोगों का भी शुक्रिया। कल शाम को फिर से आऊँगा 7 बजे मनी सेंट्रल की नई किस्त लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।